देखना है? अब हमको देखना है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? तो सबसे पहला टेक्निक्स हमने पढ़ा था ना ऊपर, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, वैल्यूज। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब व्हाट टू डू, करना क्या है। और टेक्निक क्या होता है? हाउ टू डू, अब कैसे करेंगे। तो वो टेक्निक देखते हैं। सबसे पहला टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये क्या होता है फंक्शनल फोरमैनशिप? ये कैसा टेक्निक है? तो बोलता है वन वर्कर इज गाइडेड बाय सेवरल स्पेशलाइज्ड फोरमैन, ईच बीइंग एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो देखो इसमें सिंपली ये क्या बोलता है ना फंक्शनल फोरमैनशिप में, कि भाई यूजुअली क्या होता है, वर्कर, बहुत सारे वर्कर होते हैं और उनको एक या दो सुपरवाइज करते हैं पर्सन। बट फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या बोलता है कि नहीं भाई, इसमें क्या बोलते हैं 8 स्पेशलाइज सुपरवाइजर होगा। जो 8 स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर होंगे वो ना एक वर्कर को देखेंगे, और जो आठों है अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होंगे। किस तरीके से होता है देखो बताते हैं। जैसे यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और इस वर्कर्स को 8 लोग सुपरवाइज करेंगे जो अपने अपने फील्ड में बहुत बेहतर है। सबसे पहला रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या बोलेगा कि किसी भी काम को करने का डायरेक्शन या फिर किसी भी जो भी मूवमेंट हो रहा है वर्कर्स का, वो सबसे इफिशिएंटली हो। जैसे कि एक वर्कर है, वो कोई भी टूल्स लेता है या फिर कहीं पे काम करता है, तो टूल्स जहाँ से लाने जाता है और जहाँ पे काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो। तो ये रूट को डिटरमाइन करता है कि क्या रूट होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन कलर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन कलर क्या करता है ना, ये बताता है वर्कर को कि भाई किसी भी काम को कैसे करना है, क्या करना है और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगा, ये इंस्ट्रक्शन देता है। अगला टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या बोलता है कि भाई किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितना कॉस्ट लगेगा। डिसिप्लिनरी क्या करता है? ये डिसिप्लिन बना के रखता है कि हाँ सब लोग उसी तरीके से चल रहे हैं कि नहीं। अगला स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या बोलते देखता है कि भाई जो भी वर्कर जो है ना, वो सही स्पीड में तो काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई बैठा हुआ है, मतलब उनका स्पीड प्रॉपर है जिस तरीके से डिटरमाइन किया गया है। अगला गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है ना, ये उनको रिसोर्सेज जो भी ज़रूरत होता है उसको उपलब्ध करवाता है। जैसे इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? इंस्ट्रक्शन कलर क्या करता है कि कोई भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है, कैसे कोई भी काम होगा, क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगी, ये तो ये बता दिया। और उस ज़रूरत को, ये मान लीजिए कोई भी मटेरियल चाहिए, कोई भी टूल्स चाहिए किसी काम को करने के लिए, तो ये इंस्ट्रक्शन कलर बता देगा। बट एक्चुअली गैंग बॉस ना वो टूल को अवेलेबल करवाएगा वर्कर्स को, ठीक है, तो ये अवेलेबल करवाता है। रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या करता है? कोई भी मशीन्स में खराबी हो गया, मेंटेनेंस का ज़रूरत है, रिपेयर की ज़रूरत है, तो वो रिपेयर बॉस करवाता है। और इंस्पेक्टर, वो भी इंस्पेक्शन करता है। तो इतने सारे लोग, जो आठों लोग हैं, स्पेशलाइज्ड है, और 8 सुपरवाइजर जब इतने वर्कर्स पे देखेंगे तो ऑब्वियसली है काम बहुत इफ़िशिएंट होगा, बहुत प्रोडक्टिव होगा। तो यही बोलता है फंक्शनल फोरमैनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम टेक्निक्स देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये क्या बोलता है कि भाई आप किसी भी काम का ना एक स्टैंडर्ड बना दो, एक प्रोसेस बना दो कि ऐसा ऐसा काम ऐसा ऐसा होगा, और उसी को करते जाओ, सो दैट आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा और आपका इफ़िशियंसी जो है ना बढ़ेगा। क्योंकि एक जैसा एक ही तरीके से काम करोगे तो ऑब्वियसली आप उसमें इफ़िशियंट होंगे और आपका कॉस्ट भी कम लगेगा। अगला मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या बोलता है कि भाई किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे बेस्ट वे होगा, जो सबसे बेस्ट वे होगा। बेस्ट वे कैसे हो सकता है कि उसमें कॉस्ट भी कम लगे और प्रोडक्टिव भी ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो, मान लो जैसा गोल अचीव हो। तो वैसा सबसे बेस्ट वे में किसी भी काम को किया जा सकता है, वो बेस्ट वे में करना, ये बोलता है मेथड स्टडी। अगला मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या बोलता है कि भाई जो भी आपका मूवमेंट है ना, जो भी एम्प्लॉई का मूवमेंट है, मान लो वही एग्जांपल कि यहाँ पे मशीन्स है, यहाँ मशीन है और यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, और ये वर्कर में टूल्स लगता है, मान लो स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, प्लास, ऐसा कुछ लगता है। तो ये टूल्स यहाँ पे लेने जाते हैं 100 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे जाते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर यहाँ काम करते हैं। तो ये बोलता है ना कि यार अननेसेसरी मूवमेंट है, तो ये अननेसेसरी मूवमेंट को हटा के, मतलब ये टूल्स को यहीं पे ले आओ। तो ये बोलता है रिमूविंग अननेसेसरी मूवमेंट, जो भी जिसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं उसको हटा देना है, सो दैट टाइम भी सेव हो और इसका एनर्जी भी सेव हो। ये मोशन स्टडी बोलता है। टाइम स्टडी क्या बोलता है? टाइम स्टडी बोलता है ना कि फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच जॉब, मतलब एक काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए। मान लो 1000 पेन बनाने के लिए हमको 8 आवर्स चाहिए,
ये इन्होंने बता दिया। तो ये फिक्स कर देना, जैसे पहले देखे होंगे कि हाँ 8 आवर में 1000 पिन प्रोड्यूस हो जाता है, तो वही उसी हिसाब से इन्होंने फिक्स कर दिया। अब देखेंगे हाँ भाई 8 आवर में सच में 1000 पिन प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन लोगे। तो यही बोलते हैं कि फिक्सिंग स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर दिया कि हाँ 8 आवर में 1000 पिन बनना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से आप देखोगे, उसी हिसाब से आप वेज का भी फिक्स कर सकते हो, प्लानिंग भी कर सकते हो, उसी हिसाब से आप जो भी एम्प्लॉय को उसके सैलरी या वेजेस दोगे। अगला फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या बोलता है, ये बोलता है ना कि कोई भी वर्कर काम कर रहा है, मान लो एक दिन में उससे 10 आवर्स करवाते हैं, एक वर्कर एक दिन में 10 आवर्स करता है, तो उससे भाई लगातार 10 आवर करवा दोगे तो क्या ही होएगा। जैसे हम लोग खुद भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि 5 घंटा तक लगातार पढ़ते जा रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आधे घंटा का ब्रेक लेते हैं, सो दैट फ्रेश नए एनर्जी के साथ फिर से वापस कर सकें, सो दैट हम बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। उसी तरीके से एम्प्लॉय के साथ भी वैसा फटीग स्टेज, आप एक इंटरवल में जैसे 3 आवर्स में 2 आवर्स में एक ब्रेक दे दीजिए 15 मिनट्स का 20 मिनट्स का, सो दैट वो रिफ्रेश हो जाए और नई एनर्जी के साथ वापस से स्टार्ट करें। तो ये सो दैट टायर्डनेस उनका जो भी है वो कम हो सके और आपका काम जो है बहुत प्रोडक्टिव वे में हो सके। अगला डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम भाई क्या बोलता है कि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में ना दो लोग को अलग अलग तरीके से सैलरी देना, और वो सैलरी डिसाइड कैसे होगा कि कौन सबसे ज़्यादा इफ़िशिएंट है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ए और बी दो बंदे काम कर रहे हैं। ए जो है बहुत इफ़िशिएंट है, बहुत मेहनत से काम करता है, बी है थोड़ा लेजी है। तो ये बोलता है ना कि ए को ज़्यादा सैलरी दो क्योंकि ये ज़्यादा इफिशिएंट है एज कम्पेयर टू बी, सो दैट बी भी जो ए को देख के देखेगा ना कि यार इसको ज़्यादा क्यों सैलरी मिल रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा काम करे, सो दैट बी भी मोटिवेट फील करे और वो काम करे। तो ये बोलता है डिफरेंशियल प्राइस सिस्टम, अलग अलग लोगों को अलग अलग सैलरी देना, अलग अलग एम्प्लॉय को एज पर देयर इफिशियंसी, और सो दैट आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, मोटिवेट हो सके, जो नहीं भी कर रहे वो भी मोटिवेट हो सके। ओके। अब भाई अगला है फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल का प्रिंसिपल मतलब हेनरी फ्यूल, ये भी मैनेजमेंट के एक विद्वान, जैसे हमने ऊपर एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में पढ़ा, वैसे हेनरी फ्यूल के बारे में भी देखते। तो ये इनको बोला जाता है फादर्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, याद रखना एमसीक्यू में बन सकता है। फादर्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, वो एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ये जनरल मैनेजमेंट का। जनरल मैनेजमेंट में फोकस्ड ऑन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम होता है, गुड्स प्रोड्यूस भी होता है, उसको सेल भी किया जा सकता है, उसका रॉ मटेरियल भी मंगवाया जाता है, तो बहुत सारा काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। और ये सारे के सारे काम को मतलब कहीं ना कहीं ये फोकस करते हैं उसको इम्प्रूव करने के, उसके हिसाब से प्रिंसिपल देने का। ओके, तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए एक मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन के। तो चलिए 14 प्रिंसिपल्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क बहुत सिंपल और लगभग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, इवन छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी ये फॉलो होता है। तो इन्होंने बोला कि किसी भी टास्क को बांट दो और उसके लिए अलग अलग बंदे को एलोकेट कर दो। क्या वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। और जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पेन का मान लो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो पेन में क्या हो सकता है, एक प्लास्टिक को खरीदना, परचेज करना, फिर इंक को परचेज करना, फिर फिल करना, यहाँ पे प्रोसेस में फिल करना, आप इंक को जो भी है प्लास्टिक्स में उसमें रिफिल करते हो, फिर उसको पैकेज करते हो। तो ये बोला ना कि भाई आप एलोकेट कर दो मतलब अलग अलग लोग को। जैसे इधर जो भी परचेज वाला काम है वो पर्सन ए करेगा, फिल करवाना है ये पर्सन बी देखेगा, इसका पैकेजिंग करना है पर्सन सी करेगा, इसको सेल करना है पर्सन डी सेल करेगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग वर्क के लिए असाइन कर दो आप, सो दैट जैसे पर्सन ए है ये परचेज कर रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर काम में बहुत इफ़िशिएंट हो जाएगा, बहुत स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, कि क्योंकि वो एक ही काम लगातार करते करते वो उसमें इम्प्रूवमेंट उस पर आ जाएगा, उस काम को करते करते, और वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। सो दैट डिवीजन ऑफ वर्क, आप डिवाइड करो वर्क को और उस वर्क को एलोकेट कर दो पर्सन जो भी एम्प्लॉय के बीच में, सो दैट उसका इफिशियंसी और आपका ओवरऑल क्वालिटी भी बढ़ जाए, और स्पेशलाइजेशन तो आएगा ही क्योंकि एक काम को आप लगातार कर रहे हो बहुत साल से एक ही काम पे। ठीक है, नेक्स्ट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या बोलता है ना ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई आप किसी को एक काम देते हो तो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि मान लो किसी को काम दिया कि आपको सेल करना है, ठीक है, आपको मार्केटिंग
का काम दिया कि आप जाओ ये प्रोडक्ट लेके जाओ, आपको 100 पेन बेचना है। तो भाई ये तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, इसके साथ आप उसको ऑथोरिटी भी दो। ऑथोरिटी मतलब पावर भी दो। ड्यूटी के साथ क्या, पावर भी दो, ऑथोरिटी भी दो कि हाँ यार इसमें कुछ चेंजेस करना होगा, कोई डिसीजन लेना होगा तो आप खुद से भी लेने लायक हो। जैसे मान लो 5% का डिस्काउंट देना है इस पर, तो ऐसा नहीं कि उससे पूछना पड़ेगा जाके वापस कि हाँ मैनेजर से कि हाँ भाई 5% का डिस्काउंट दे दिया या नहीं। ये आप खुद भी कर सको और इतना ऑथोरिटी आपके पास है, छोटे मोटे जो भी डिसीजन है वो आप खुद से भी ले सको। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दो, उसके साथ साथ एम्प्लॉय को उसके लिए ऑथोरिटी भी दो। ठीक है, तो ये बोलता है कि राइट तो देते हो, उसके साथ ड्यूटी के साथ साथ राइट भी दो, सो दैट दोनों के बीच में बैलेंस हो। क्या है, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस हो, सो दैट बहुत इफिशिएंटली काम हो। अगला डिसिप्लिन, बहुत कॉमन चीज़ है। डिसिप्लिन मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल्स और रेगुलेशन है उसको एम्प्लॉय फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल आता है कि हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 9 बजे आ जाना है, तो देखो एम्प्लॉय 9 बजे तक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये डिसिप्लिन नॉर्मल रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना, सो दैट एक डिसिप्लिन को फॉलो करवाने के लिए क्या सुपरविजन का ज़रूरत होता है। अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे वर्कर तो उन पर पेनल्टी फाइन्स लगाओ। अगला प्रिंसिपल बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है ना, मान लो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते फिर से कि जो भी एम्प्लॉय है उनको बोला गया एक ऑर्गेनाइजेशन में कि भैया आपको एक दिन में 100 पेन प्रोड्यूस करना है। ठीक है, 100 पेन, और उसमें भी स्पेसिफाई कर दिया गया कि रेड कलर का आपको पेन प्रोड्यूस करना है 100। एक मैनेजर ए बोल दिया। अब उधर से मैनेजर बी आता है। मैनेजर बी जो होता है ना वो इसी वर्कर को, मान लो वर्कर क्यू है, तो इसको बोलता है कि भाई 100 पेन प्रोड्यूस करना है बट ब्लैक कलर का। अब भाई वर्कर जो क्यू है वो बोले तो बोलेगा, तो क्या करे तो करे क्या, कि दो लोग अलग अलग चीज़ बोल रहे हैं। एक बोल रहे कि रेड कलर का प्रोड्यूस करना है, एक बोल रहे ब्लैक कलर का प्रोड्यूस करना है। तो यही बोलते हैं इनमें। अब ये क्यों कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैनेजर ए का बात सुने या मैनेजर बी का बात सुने। मैनेजर अगर हम रेड प्रोड्यूस कर दे तो बी बोलेगा, बी का प्रोड्यूस ब्लैक कर दिया तो ए बोलेगा। तो यही बोलता है कि एक एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। एक बॉस से ही उसको जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा, ऑर्डर आएगा, वो सो दैट इट अवॉइड कन्फ्यूजन, कि एक काम एक बॉस के से आएगा सो दैट ये इफिशिएंटली काम कर सके, इनमें कन्फ्यूज़न ना हो। अगला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि वन प्लान वन हेड फॉर वन ऑब्जेक्टिव। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि भाई आप एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि एक मंथ में 10,000 पेन प्रोड्यूस करके उसको बेचना है, तो आप उससे कम्युनिकेट करो और सारे लोग उस चीज़ के लिए, जैसे उस पेन जो भी प्रोड्यूस करना उसके लिए लग जाओ। एक प्लान है, एक हेड, इसको हेड करने वाला भी एक है, हेड करने वाला भी एक है, कमांड जो आ रहा है एक से आ रहा है, और एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करे, सो दैट स्मूथली काम हो और बहुत इफिशिएंटली काम हो। अगला सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसमें क्या बोलता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें काम करने वाले लोग होते हैं, वो मैनेजर भी हो सकते हैं, वर्कर्स भी हो सकते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है मान लो 10,000 पेन प्रोड्यूस करना है एक मंथ में और बेचना, और वर्कर्स, तो ये बोलेंगे ना कि अगर मान लो इनका कुछ बेनिफिट हो रहा है, कोई भी वर्कर का कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो वो पहले देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पे कुछ नहीं होना चाहिए, उन पे आँच नहीं आना चाहिए कि एक 10,000 पेन हमको प्रोड्यूस करके बेचना है, तो पहले सबसे पहले अपना इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोचेंगे। ये यही बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले उसके बाद हम। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट कम बिफोर पर्सनल इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट से पहले हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे कि हमको 10,000 पेन प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में बेचना है। ठीक है, अगला रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या बोलता है कि फेयर वेजेस टू एम्प्लॉय। कोई भी एम्प्लॉय के जो है वो जितना हक है, जितना उस चीज़ के लिए वो काम किया है उतना आप पे करो। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत कम पे कर रहे हो और उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ठीक है, अगला सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पावर जो होता है ना एक पर्सन के हाथ में होता है, मैनेजमेंट के हाथ में होता है, वर्कर्स के हाथ में नहीं होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है अलग अलग लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी सारा डिसीजन लेगा, अलग अलग लोग के पास अलग अलग डिसीजन लेने का पावर होता है। तो यही बोलता है कि दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अब कैसे, मान लो बड़ा फॉर्म है, लार्ज फॉर्म है, तो इसमें तो भाई खरीदने वाला अलग होगा। जैसे मान लो पेन का हमको प्रोड्यूस करना है, तो इसमें प्लास्टिक खरीदना है, इंक खरीदना है, वो फिर इसको प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना,
इंक बनाना ये अलग काम होगा, उसको रिफ़िल करना, फिर सेल करना, मार्केटिंग का ये अलग करेंगे। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिविजन्स होता है, सो दैट यहाँ पे हम डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करते हैं कि प्रोडक्शन वाला जो परचेज वाला है वो अपना डिसीजन ले सकता है, प्रोडक्शन वाला अपना डिसीजन ले सकता है, मार्केटिंग वाला अपना डिसीजन ले सकता है, और यहाँ पे सीईओ होता है। तो ए बी सी अलग अलग लोग हैं, ए परचेज के लिए, बी प्रोडक्शन के लिए, सी मार्केटिंग। तो ये लोग जो है ना अपने हेड के लिए अपना डिसीजन ले सकते हैं, और उनको जो सही लगता है ऐसा तो वो कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है ना, सेंट्रलाइजेशन में मान लो सिर्फ यही डिसीजन लेगा, सीईओ डिसीजन लेगा, और कोई नहीं, कोई के पास पावर नहीं, कोई डिसीजन लेना भी है तो उनसे पूछना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आपको देखना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आपका अगर छोटा बिजनेस है तो सेंट्रलाइजेशन फॉलो करो, एक हाथ में, मतलब एक ही के पास पावर होना चाहिए। और लार्ज फॉर्म है तो डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करो। ओके, तो इन दोनों के बीच में वापस बैलेंस, जैसे ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस, उसी तरीके से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस कर सकते हो। अगला स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है ना, एक चेन ऑफ एक्टिविटी है। मान लो एक चेन ऑफ एक्टिविटी है कि आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है, तो ये सब एक एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको मान लो यहाँ पे एक सीईओ है, ठीक है, मेन हेड है, और इधर प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, इधर परचेज का डिपार्टमेंट है, ठीक है। इधर प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन में ए बी सी डी अलग अलग लोग हैं, इधर भी ई एफ जी एच। तो ये बोलता है ना कि अगर इसको डी को कम्युनिकेट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर से या सीईओ से, तो ये सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, बी को बताएगा, बी ए को बताएगा। अगर एच को कुछ करना है तो ये जी को बताएगा, जी एफ को बताएगा, एफ ई को बताएगा। तो इस तरीके से एक चेन पर्टिकुलर फिट, मतलब उस सेट है कि आपको इसी तरीके से कम्युनिकेट करना है और यही फॉलो करना है। बट तो यही स्केलर चेन इसी को बोलते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, इसमें आता है आपका गैंग प्लैंक। एक क्या आता है, गैंग प्लैंक आता है कि हाँ, अगर बी को एफ से भी डायरेक्ट अगर जाना है तो डायरेक्टली इमरजेंसी के केस में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये बोलता है क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी सेट है, एंड गैंग प्लैंक अलाउड इन इमरजेंसी। जैसे कि वर्कर्स को कांटेक्ट करना है सीईओ से थ्रू प्रॉपर चैनल, तो ये पूरा प्रॉपर चैनल को फॉलो करना है, तो इसको स्केलर चेन बोलते हैं। आगे ऑर्डर। ऑर्डर क्या बोलता है, राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। मतलब वापस वही, एक ऑर्गेनाइजेशन में ये मशीन्स हैं, यहाँ पे टूल्स हैं, ऊपर में हमने एग्जांपल लिया था, ये टूल्स को मशीन्स में यूज़ किया जाता है। तो ये वर्कर यहाँ से जाएगा मान लो 100 मीटर का दूरी पे, तो ये बोलता है ना कि ये शायद प्रॉपर नहीं है, ये टूल की चीज़ को आप यहाँ पे रख दो, सो दैट एक प्रॉपर प्लेस पे रख दो, सो दैट इन जो वर्कर है उनको काम करने के लिए आसानी होगा, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो ये बोलता है किसी भी चीज़ को एक सही प्लेस पे सही लोग के सामने ऐसा रहना चाहिए। तो ऑर्डर ये बोलता है राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, सभी लोगों के लिए, सभी चीज़ के लिए। अगला ये एग्जाम्पल इसमें यही है, फिक्स्ड प्लेस फॉर टूल्स इन फैक्ट्री, कि टूल्स ऐसा जगह रखो कि उनको ज़्यादा ट्रैवल, एम्प्लॉय जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा इधर ट्रैवल में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इक्विटी। इक्विटी बड़ा कॉमन चीज़ है कि फेयर एंड काइंड ट्रीटमेंट। आप किसी के साथ भेदभाव मत करो कि हाँ किसी से अच्छा से बात कर रहे हो, किसी एम्प्लॉय से बहुत गुस्से में बात कर रहे हो, तो आप सेम ट्रीटमेंट सभी एम्प्लॉय के साथ करो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मत करो। अगला स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब भाई इसमें बोलता है ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के बारे में, कि जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय आ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनके जॉब सिक्योरिटी के बारे में देखो कि हाँ आपका जॉब सिक्योर है, हम हटाएंगे नहीं। अगर आप आ रहे हो तो 10 साल तक, 15 साल तक आप हमारे यहाँ ही काम करोगे, आपके जॉब पे कोई भी खतरा नहीं है। सो दैट रिड्यूसेस टर्नओवर एंड इंक्रीज इफिशिएंसी। ये टर्नओवर सेल वाला टर्नओवर नहीं होता है, टर्नओवर एम्प्लॉय टर्नओवर होता है। टर्नओवर मतलब कितना एम्प्लॉय आ रहा है जा रहा है, ये ज़्यादा ना हो, ये कम से कम हो, और जॉब सिक्योरिटी के थ्रू। अगला इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना, हमने पढ़ा था ना, बड़ा डिसीजन कौन लेता है, सीईओ लेता है। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, टॉप, मिडिल और लोअर। तो जो भी बड़ा डिसीजन होता है सीईओ होता है। बट इनिशिएटिव जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है कि भाई हम सभी को मौका देंगे, हम सभी, अगर बड़ा डिसीजन भी लेना है तो उसका आइडिया हम सभी से लेंगे कि आप लोग का क्या ओपिनियन है, एम्प्लॉय का क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे, सो दैट कभी ऐसा हो सकता है ना कि कोई बेहतर ओपिनियन मिल जाए।
कोई बेहतर आइडिया मिल जाए। तो ये बोलता है एम्प्लॉय शुड इनकरेज टू गिव आइडिया, कि आप आइडिया दो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीईओ ही डिसीजन लेगा। एम्प्लॉय लोअर लेवल, मिडिल लेवल, इन लोग को भी एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप भी बताओ इस चीज़ में क्या कर सकते हैं। एंड इट इम्प्रूव मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी, और ये एम्प्लॉय को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मेरा बॉस जो है वो मेरा ओपिनियन ले रहा है, तो ये चीज़ होता है। अगला स्पिरिट डिक्रॉप। स्पिरिट डिक्रॉप क्या बोलते हैं, ये वापस टीम वर्क के बारे में बात करते हैं कि आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एक साथ काम करो, मिल के काम करो, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करो। टीम स्पिरिट एंड यूनिटी। अवॉइड डिवाइड एंड रूल, ऐसा नहीं कि दो लोग के बीच में लड़वा दो फिर काम करो, ऐसा नहीं। सारे एम्प्लॉय, सारे मैनेजमेंट, सब लोग एक साथ काम करेंगे विथ मोटिवेशन, और एक साथ हम लोग कोई भी चीज़ को एकम्प्लिश करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को एकम्प्लिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जनरल मैनेजमेंट जो भी है ये कंप्लीट होता है। कंक्लूजन यही है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है इफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट को भाई अप्लाई करना है ग्राउंड पे, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। एंड बेटर डिसीजन में आपको हेल्प करेगा, एंड अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन को गोल को, जो भी गोल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये अभी भी रेलेवेंट है, ऐसा नहीं पहले भी रेलेवेंट था, आज भी ये रेलेवेंट है।